पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं। ये मई महीने का मेंस के लिए यूज़फुल करंट अफेयर्स विजन का है। ठीक है, तो अब कास्ट सेंसस के लिए फाइनली अप्रूवल मिल चुका है और अक्टूबर 2026 में ये लद्दाख से स्टार्ट होगा और मार्च 2027 में पूरे इंडिया, रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए हो जाएगा नेशनल लेवल पे। और सिग्निफिकेंस है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस दैट कास्ट डेटा that is beyond scheduled castes and scheduled tribes will be officially collected as part of the decennial census. Discrepancies in state level caste surveys. So several states have conducted their own caste surveys, example Bihar, Karnataka, etc. in recent years, but these have often lacked uniformity, transparency and credibility, leading to doubts about their reliability and comparability. A caste survey is different from a caste census, as census is a constitutionally mandated and like survey. ठीक है, तो एक ये दिखाई पड़ता है। तो कास्ट सर्वेस तो स्टेट्स कराती हैं बट वो इतना रिलायबल और क्रेडिबल नहीं होता है, और वैसे भी देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज नहीं होती है वो। ठीक है, लेकिन कास्ट सेंसस तो उसका मैंडेट है। देन डिजिटल मोड की बात की जाए तो द अपकमिंग सेंसस विल इनकॉर्पोरेट अ मोबाइल एप्लीकेशन टू डिजिटली रिकॉर्ड द सेंसस डेटा अलोंगसाइड द ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर मोड, मतलब दोनों से किया जाएगा। देन सेंसस इन इंडिया की बात करें तो एक डेसेनियल एक्सरसाइज है दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेटा relating to all persons in the country at a particular time. So censuses have been conducted regularly every 10 years since 1881 in India. However, the latest census scheduled to take place in 2021 was indefinitely put on hold due to COVID-19. तो वैसे 2021 में होने वाला था। लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो एंट्री नंबर 69 यूनियन लिस्ट की जो होती है 7th शेड्यूल में, वहाँ पे आर्टिकल 246 के तहत जो है सेंसस कंडक्ट करवाना ये एक यूनियन सब्जेक्ट होता है। ठीक है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करें तो एक सेंसस एक्ट बना रखा है 1948 का, और सेंसस रूल्स भी बना रखे हैं 1990 के। दे प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क अलॉन्ग विद ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द सेंसस ऑफिसर्स, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर RGNCC, ये रट लो एकदम। RGNCC is authorized to design the census form pro forma, including the addition of caste-related questions without the need for amending the act. ठीक है, तो मेन चीज़ है विदाउट द नीड फॉर अमेंडिंग द एक्ट, इस पे सवाल घुमा सकता है। तो टू डिज़ाइन द सेंसस प्रो फॉर्मा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये करते हैं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि ये तो हम जानते हैं डेकेडल सेंसस तुम्हारा 1881 से स्टार्ट हुआ था। द लास्ट ऑफिशियल डेटा ऑन कास्ट सेंसस इज़ अवेलेबल फॉर द 1931 सेंसस के समय हुआ था, एज द 1941 डेटा वॉज नॉट पब्लिश्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर 2। तो अब 1931 में जाके लास्ट हमारा कास्ट सेंसस था। देन द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951, बट दिस वाज द जनरल सेंसस डिसकंटिन्यूइंग कास्ट एन्यूमरेशन एक्सेप्ट फॉर SCs एंड STs। तो 1951 में जो सेंसस हुआ था उसमें केवल SC ST का साथ में किया गया था जनरल सेंसस के साथ, बट फॉर द अदर कास्ट्स इट वाज नॉट डन। देन इन 1961 द सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड स्टेट्स टू कंडक्ट देयर ओन सर्वेज एंड प्रिपेयर स्टेट specific lists of OBCs if they so wished। तो ये 1961 में हो पाया, और along with the 2011 census a separate socio-economic caste census was also held, but its data has not been published yet। तो socio-economic caste census which is indirectly referring to I think OBC, तो ये 2011 में इस पर एक एक्सरसाइज हुई थी पर उसका डेटा पब्लिश नहीं किया गया है। तो एक ये हिस्ट्री ऑफ सेंसस है। 1881 में डेकेडल, 1931 में टोटल जनरल सेंसस एज वेल एज द कास्ट सेंसस जो हमारा 1931 में लास्ट रिकॉर्डेड है, अभी तक वही है। उसके बाद 1951 में पहला हमारा जनरल सेंसस किया गया इंक्लूडिंग फॉर द कास्ट SC एंड ST, बट द अदर कास्ट्स वर लेफ्ट। देन 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट आस्क्ड द स्टेट्स टू कंडक्ट देयर ओन स्टेट सर्वेज एंड क्रिएट अ लिस्ट इफ़ दे विश्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ OBCs, दैट इज़ हाँ। देन 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया बट इट्स डेटा वाज नॉट पब्लिश्ड। देन अब क्यों नीड है, तो अभी मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया था कि कास्ट सेंसस का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे रखा है, सो दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 340। वैसे देखा जाए एक्सरसाइज ऑफ कास्ट सेंसस तो आर्टिकल 246 अंडर एंट्री नंबर 69 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल उसमें दे रखा है, बट वैसे देखा जाए तो आर्टिकल 340 में दिया है अपॉइंटिंग अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो जब यहाँ पे आर्टिकल 340 के रूप में दे रखा है कि एक कमीशन बनाना चाहिए
to investigate socially and backward classes. तो caste census is in line with that spirit. Then policy making की बात करें, so accurate caste data is crucial for evidence-based policy making. Evidence-based policy making के लिए ये लाभदायक होगा. Targeted welfare schemes और अच्छे से उसका डिसबर्सल होगा एंड इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा. ठीक है. Now, OBC groups argue that their claims on national resources are often neglected due to lack of updated data on their numbers and backwardness. फिर affirmative action की बात करें, so it enables better identification of disadvantaged groups for reservations in education and public employment, and also the better monitoring of the effectiveness of such policies for necessary adjustments. ठीक है. अब कई रूलिंग्स ऐसी सुप्रीम कोर्ट की आई हैं that have held that caste as a relevant criteria, sole criterion or dominant criterion for defining a backward class, and have demanded detailed caste-wise data for upholding reservation policies. तो कई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स में भी ये डिमांड की गई है कि कास्ट को तुम इतना मतलब इररेलेवेंट क्राइटेरिया या लेस डोमिनेंट क्राइटेरियन के रूप में नहीं देख सकते. इट्स अ वेरी डोमिनेंट क्राइटेरिया फॉर डिफाइनिंग अ बैकवर्ड क्लास एंड अपहोल्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज. तो कास्ट डेटा मांगा गया है बट है ही नहीं. So demands of OBC reservation by various groups across India, such as Marathas in Maharashtra, Jats in Haryana, etc., can be better ascertained. फिर सब categorization का एक issue आता है, which helps in the sub categorization of OBC and other groups to ensure equitable distribution of benefits and address intra-group disparities. अब एक जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया गया था on sub categorization of OBCs formed in 2017 is yet to present its report. तो ये अभी भी अपना रिपोर्ट नहीं दी हैं. Comprehensive national database, a central database of all the castes enumerated with full transparency is an objective manner is necessary amidst various state level discrepancies in caste surveys for a data driven good governance process. तो अब ये तो एक सुझाव के रूप में दे रखा है. एक सेंट्रल डेटाबेस अगर हो जाता कास्ट्स का पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो फिर एक डेटा ड्रिवन गुड गवर्नेंस पॉसिबल हो जाता हमारा. ठीक है. अब इश्यूज़ क्या हैं कि data accuracy or reporting. So self-reporting of caste identities and lack of proper training of government officials can lead to errors or deliberate misrepresentations. 2011 में जो SECC का सेंसस करवाया गया था, it reported inflated caste counts due to duplicate entries and misspellings, rendering parts of data unusable. Classification issues की बात करें, so variations in caste classification between center and the state list create inconsistencies. For instance, a caste listed as OBC in one state may be unrecognized as in another. जैसे कि जाट्स इन हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश, तो एक राज्य में तुम्हें जाट को OBC मान लिया, दूसरे में नहीं माना. तो यहाँ भी क्लासिफिकेशन इशू भी आता है, जैसे कि सेंटर और स्टेट की अलग अलग लिस्ट्स ऑफ OBCs हैं which create inconsistencies. Political sensitivities. Recognition of certain castes may lead to demands for inclusion in reservation categories, stirring political unrest. Example, the Gujjar agitation in Rajasthan at one point demanded ST status based on socio-economic backwardness. तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी कास्ट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो उनका कुछ रिजर्वेशन कैटेगरीज़ और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में काफ़ी डिमांड्स बढ़ जाती हैं, जिससे कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाता है. आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होता है? कास्ट डेटा में इंटेंसिफाई कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डीपनिंग सोशल डिविजन्स. ये अच्छा पॉइंट है. तो जब सेंसस हो जाएगा तो फिर कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, विच विल लीड टू डीपनिंग ऑफ सोशल डिविजन्स. देन प्राइवेसी कंसर्न्स की बात करें तो कलेक्टिंग कास्ट डेटा डिजिटली रेजेस कंसर्न्स अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ विद लिमिटेड डिजिटल लिटरेसी. तो अगर ये लीक वीक हो गया तो फिर सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ सकता है कुछ लोअर वर्ग को. ठीक है. तो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, इट इज़ अ कंसल्टेटिव प्रोसेस. द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड द सेंसस कमिश्नर मस्ट कंसल्ट विद academics, caste groups, political groupings and the public at large to devise a method of caste enumeration accurately. Then caste directory की बात करें, a comprehensive national directory of castes should be created in the upcoming census, standardizing the classification and nomenclature of various caste groups across the states. वही एक central database बना देंगे तो data driven good governance possible हो जाएगा. ये वे फॉरवर्ड में इतना काफ़ी है लिखना. ठीक है. अब ये पीटर ड्रकर ने एक कोटेशन लिखा है, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड. ठीक है. तो ये है. और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो. AI एंड बिग डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज टू मिनिमाइज एरर्स. ठीक है. फिर प्राइवेट मेंबर बिल पे एक आर्टिकल आया है. सो एज पर द PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट,
the space for private members bill has declined in both the houses of the parliament in recent years. So a member of parliament other than a minister, both elected and nominated, is known as private member. Other than a minister होना चाहिए. So a bill initiated by such a member is called a private member's bill, and drafting of such a bill is the responsibility of the member introducing it. Mechanism क्या होता है कि 1 month की notice should be given before the introduction of the bill with the permission of the speaker of Lok Sabha or chairman of Rajya Sabha if the bill is selected. Then the Lok Sabha allots last 2.5 hours of business every Friday for consideration and discussion on the bill. The 2.5 hours on every Friday, the last 2.5 hours of every working Friday should be allotted for the discussion on the bill. और राज्यसभा, तो ये तो लोकसभा का बता दिया मैंने. फिर राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में अलॉट्स 2.5 hours from 2:30 PM to 5 PM on every alternate Friday. The first private member bill passed was the Muslim Waqf Bill 1952 which was introduced by Syed Mohammad Ahmad Qasmi. अब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है. तो कोई कासमी मोहम्मद अहमद कासमी passed the first private member bill in 1952, Muslim Waqf Bill. So significance क्या है private member bill का? They bring some sort of policy innovation. They allow the MPs to propose novel ideas or address issues overlooked by the government. That is right to disconnect Bill 2019 में जो आया था, introduced by a private member, granting employees the legal right to disengage from work-related communication beyond the official working hours. So it was ये example दे सकते हैं. रिफॉर्म पोटेंशियल की बात करें, दे कैन स्पार्क डिबेट ऑन आउटडेटेड लॉज एंड एमर्जिंग इशूज़, ठीक है. जैसे कि द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल 2014 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेट member which then inspired the government to introduce its own bill on transgender rights. तो ये भी अच्छा है कि on emerging issues पे they can help spark a debate. और राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल 2014 आया था. तो पहले तो ये बिल्स के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2019, राइट ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस बिल 2014, एंड ये क्या है, एक्सप्रेशन बियॉन्ड पार्टी लाइन. सो अ प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है कि दे एनेबल द एमपीज टू वॉइस इंडिपेंडेंट व्यूज़ फ्री फ्रॉम पार्टी विप कंस्ट्रेंट्स अंडर 10th शेड्यूल, फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उनको विप का डर नहीं रहता है. तो पार्टी एफिलिएशन के जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उसके बियॉन्ड जाके वो अपने इंडिपेंडेंट व्यूज़ प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे कि फॉस्टर हो सकता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. ठीक है. देन चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करें, दीज एक्ट एज अ टूल फॉर एमपीज टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़. तो दीज एक्ट एज अ टूल फॉर एमपीज टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल बाय प्रपोजिंग ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़. ठीक है, ये भी हो गया. तो मुद्दा तो ये है कि ये अभी डिक्लाइन में है बहुत. प्राइवेट मेंबर्स बिल कोई रिलीज़ ही नहीं करता है, कोई प्रपोज ही नहीं करता है. सो frequent adjournments and chaotic sessions reduce time for private member bill discussions. तो ये एक मुद्दा है. ठीक है. तो procedural issues की बात करें तो it takes years for legislation moved by the private members to come up for discussion due to limited time. केवल 2 से 3 घंटा अगर वीकली मिल रहा है डिस्कशन के लिए तो it takes years for legislation up to the final point moved by private members to come up for discussion due to limited weekly time. The speaker and or chairman discretionary power to admit or reject bills can be influenced by political considerations, because अब speaker और chairman भी किसी political party से affiliated रहते हैं. ठीक है, unlike British parliament जहाँ पे party को त्यागना पड़ता है speaker को, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है. तो British था कि US था, anyways, तो उनके भी कुछ political prejudices can influence them to admit or reject the bills for further deliberations. Resource constraints की बात करें तो private members lack research support, drafting expertise. उनको drafting expertise नहीं होती है और it is rule कि उनको खुद ही draft करना होता है. ठीक है. Then low success perception. The historically low passage rate of private members bill discourages MPs from investing effort in the private members bill. Historically ऐसा देखा गया है कि जितने भी प्राइवेट मेंबर्स बिल आए हैं, प्रपोज हुए हैं, वो फाइनल तक पहुंच ही नहीं पाए हैं, पास ही नहीं हो पाए हैं. तो एक परसेप्शन बन गया है कि इनका तो सक्सेस होना ही नहीं है, तो उसमें कोई इन्वेस्ट ही नहीं करता है. डिस्करेजेस एमपीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एफर्ट्स इन प्राइवेट मेंबर्स बिल. एग्जाम्पल, ओनली 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैव बिकम लॉ टिल डेट एंड लास्ट सच बिल वॉज पास्ड इन 1970. क्या बात है, केवल 14 बन चुके हैं अभी private members bill, and the last such successful private member bill which became an act was done in 1970.
lack of political will, many private member of parliaments have pointed out that governments prioritize their own legislative agenda, sidelining private members' bill. तो अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि ये देखो यूके का देखो रिसर्च सपोर्ट, establish a dedicated research unit like the UK's Public Bill Committee to assist the member of parliaments in drafting robust bills. एक dedicated research unit बनानी चाहिए to assist the MPs in drafting bills. फिर institutionalized mechanism की बात करें तो Parliament can introduce a dedicated review committee for screening bills for quality, relevance and constitutionality and recommend a priority list for discussion based on public importance and encouraging cross-party support. इसमें यूके का एग्जांपल दे सकते हैं. 10-minute rule model can also be adopted where members of parliaments can introduce short bills with brief speeches to make their case for any bill. तो देखो एक तो डेडिकेटेड रिसर्च यूनिट बनाओ और एक डेडिकेटेड रिव्यू कमेटी बनाओ, ठीक है, फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ बिल्स फॉर क्वालिटी, रेलेवेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, ठीक. और यहाँ स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर्स, एलोकेट फिक्स्ड अनइंटरप्टेड टाइम फॉर प्राइवेट मेंबर्स बिल डिस्कशंस, डिजिटल ट्रैकिंग ऑफ सच बिल्स एक्सेट्रा टू एंश्योर दैट at least a few bills are debated each session, ठीक है. तो इसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अमेंडमेंट्स टू द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है. तो ये हो गया. अब इसके अलावा देखो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 के एम्बिट में इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस को भी आर्टिकल 21 के तहत मान लिया गया है, ठीक है. रिसेंटली अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स जजमेंट हेल्ड दैट इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस टू ई गवर्नेंस and welfare delivery systems is a part of the fundamental right to life and liberty, ठीक है. अभी शॉर्ट न्यूज़ को ऐसे ही पढ़ना है, बहुत डेप्थ में नहीं देखना है. फिर पावर ऑफ कोर्ट्स टू मॉडिफाई आर्बिट्रल अवार्ड्स, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. फिर रोहिंग्याज एंड प्रोविजन रिलेटेड टू रेफ्यूजीज एंड डेपोटेशन. द सुप्रीम कोर्ट वाइल हियरिंग petitions related to deportation and living conditions of Rohingya refugees highlighted that they cannot claim reliefs based on the UNHCR cards, ठीक है, UN High Commissioner for Refugees, ठीक है. ये हो गया. फिर राइट्स ऑफ पेडेस्ट्रियंस, ये इंपॉर्टेंट है. द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर अफर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द पेडेस्ट्रियंस, और इसको भी आर्टिकल 21 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी के अंतर्गत डाल दिया गया. राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्टेड एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली फुटपाथ्स, ठीक है. इसमें यही सब है. ऑल पब्लिक रोड्स मस्ट हैव फुटपाथ्स एक्सेसिबल एंड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़. रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट्स फ्रॉम फुटपाथ्स इज़ मैंडेटरी. फिर 50th एनिवर्सरी ऑफ सिक्किम से स्टेटहुड हो गया है. देख लो इसमें फुल फ्लेजेड स्टेटहुड प्रदान हुआ था 36th अमेंडमेंट 1975 से. अर्लियर 35th अमेंडमेंट से 1974 में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, और फिर 36th अमेंडमेंट 1975 से फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा मिल गया था, ठीक है. देन आर्टिकल 2A वाज रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट डजंट स्टैंड टुडे, ठीक है. देन सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 371F ग्रांट्स सर्टेन स्पेशल प्रोविजंस टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है. अब इंटरनेशनल रिलेशंस का हम लोग लंबा वीडियो करेंगे अगले में, ठीक है.